आज की हमारी कक्षा राज्य व्यवस्था की है, जिसमें आज हम जानेंगे शासन के अंग के बारे में, जिसको कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं हम लोग। साथियों, किसी भी सरकार या राज्य व्यवस्था के सामने मूलतः तीन चुनौतियां होती है। पहली चुनौती जो है वो है कानून बनाने की चुनौती। जो दूसरी चुनौती है वो है कानूनों के अनुसार शासन कार्य का संचालन करने की चुनौती। सीधे इसको सीधे सीधे मैं कह सकता हूं कि कानून के क्रियान्वयन की चुनौती। जो तीसरी चुनौती है वो है व्यक्तियों के आपसी विवाद या व्यक्ति और सरकार के विवादों के समाधान के लिए कानून प्रणाली, जिसको लीगल सिस्टम कहते हैं, के अनुसार न्याय व्यवस्था संचालित करने की चुनौती। इसको मैं सीधे स्तर पर लिख देता हूं, न्याय व्यवस्था संचालित करने की चुनौती। तो किसी भी सरकार या राज्य व्यवस्था के सामने मूलतः ये तीनों चुनौतियां विद्यमान होती है। ठीक है, कानून बनाने की चुनौती, कानून के क्रियान्वयन की चुनौती, और जो तीसरा है वो है न्याय व्यवस्था को संचालित करने की चुनौती। और प्रत्येक शासन व्यवस्था में इन तीन मूल चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय किए जाते हैं। जिन तीन व्यवस्थाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है उन्हें शासन के अंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? शासन के अंग, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आइए अब जानते हैं शासन के तीन अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहला अंग जो है वो है आपका विधायिका। जो दूसरा अंग है वो है कार्यपालिका, और तीसरा अंग वो है न्यायपालिका। तो भारत में सरकार इन तीनों अंगों के माध्यम से आपस में लोगों में सामंजस्यता बनाए रखते हैं। देखिए, विधायिका को लेजिस्लेचर कहते हैं, कार्यपालिका को हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जो एग्जीक्यूट किया जाता है लॉज को, और न्यायपालिका को हम लोग जुडिशरी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विधायिका के बारे में। विधायिका, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है? देखिए, समझिए, विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना है। सबसे पहला इसका क्या कार्य है? कानूनों का निर्माण करना। राजतंत्रीय प्रणाली जो होती थी पहले, जिसको कि मोनार्कियल सिस्टम कहते थे, उसमें क्या होता था? यह कार्य आमतौर पर राजा के हाथ में होता था तथा राजा की इच्छाओं को ही कानून का दर्जा प्राप्त था। जो राजतंत्र होता था हमारा, उसमें यह काम कौन करता था? राजा। मतलब राजा अपने विवेक के अनुसार कानून का निर्माण करता था। ठीक है, जैसे ही एक प्रणाली आई धर्मतंत्र। धर्मतंत्र में, इसको कि हम लोग थियोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, इसमें कानूनों का निर्माण कौन करते थे? तो धर्म के जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते थे, जैसे कि अगर चर्च की बात करिए आप, तो चर्च का जो पोप होता था वो कानून का निर्माण करता था। तो धर्मतंत्र में धर्म के उच्च अधिकारी। ठीक है, यदि यूनान के प्राचीन नगर राज्यों के उदाहरण छोड़ दें तो आधुनिक काल से पूर्व मोटे तौर पर कानूनों का निर्माण इसी रीति से होता रहा है। लेकिन वर्तमान में आपको पता होगा हमारी जो विधायिका है वो क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। और आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद यह माना गया कि कानूनों का निर्माण जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों में कोशिश की जाती है कि जनता की इच्छाओं को सीधे तौर पर जान लिया जाए। स्विट्जरलैंड में, है ना, स्विट्जरलैंड में क्या है कि आप जनता की इच्छाओं को सीधे तौर पर जान लिया जाता है। इसके लिए वहाँ पे दो तरीका अपनाया जाता है। ठीक है, पहला जो तरीका है उसको कहते हैं हम लोग पहल, इनिशिएटिव।
जो पहला तरीका है उसको पहल कहते हैं, इनिशिएटिव। इसके जरिए जनता की इच्छा को जाना जाता है। और जो दूसरा तरीका है वो है आपका रेफरेंडम, जिसको जनमत संग्रह कहते हैं। तो इसके जरिए जनता की इच्छाओं को जाना जाता है, किंतु सामान्यतः जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की अधिकता के कारण व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं होता कि सारी जनता की राय जानी जा सके। इसलिए आजकल अधिकांश देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसको कि इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसके माध्यम से, प्रतिनिधि के माध्यम से लोकतंत्र में विधायिका का चुनाव होता है। जैसे कह सकते हैं कि एक क्षेत्र विशेष का जन समुदाय अपने एक प्रतिनिधि को चुनकर विधायिका या विधानमंडल में भेजता है तथा सभी क्षेत्रों से चुनकर आए ऐसे प्रतिनिधि अपनी सहमति से कानूनों का निर्माण करते हैं। चूंकि ये सब प्रतिनिधि जनता द्वारा इसी उद्देश्य के लिए चुने जाते हैं, इसलिए यह मान लिया जाता है कि इनकी सहमति से ही निर्मित कानून वस्तुतः जनता की इच्छा के अनुसार ही बनाए गए। ठीक है। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में विधायिका आमतौर पर दो सदनों से मिलकर बनती है। जैसे भारत में जो दो सदन है आपको पता होगा कौन कौन सा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा जो है वो सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। लोगों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो लोकसभा में ही जा करके बैठते हैं। और राज्यसभा जो है, इसको कि सामान्यतः हम लोग उच्च सदन कहते हैं, तो दूसरे सदन की, इसको दूसरा सदन भी कहते हैं। इसका मुख्यतः जरूरत जो है उन देशों में होती है जो संघात्मक ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार संगठित होते हैं। संघात्मक ढांचे को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इस दूसरे सदन में सभी राज्यों या प्रांतों के कुछ सदस्यों को लिया जाता है। आपको पता होगा कि जैसे राज्यसभा में जो सबसे अनुभवी व्यक्ति, उनको इसमें चुन करके भेजा जाता है। जैसे एक वैज्ञानिक हो सकता है जो कि विज्ञान के क्षेत्र में इनकी उपलब्धि बहुत अधिक है, तो इनका योगदान उन नियमों को बनाने में हो सकता है जो भारत को तकनीकी सशक्तता प्रदान करे। शिक्षक, जो वैसे अनुभवी शिक्षक जिनको बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त है, वो भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो किसी भी क्षेत्र के विशेष होते हैं, संगीत के क्षेत्र के भी जा सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र के भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करिए आप संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो वहाँ पर भी एक सीनेट होता है, को पता होगा। और सीनेट की जो भूमिका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, भारत में राज्यसभा की भी भूमिका यही है। इसके साथ साथ थोड़ा बृहत में जान लेते हैं भारतीय विधायिका। इसका थोड़ा बृहत रूप में इसको जान लेते हैं। क्या है कि यह संघात्मक ढांचा पर आधारित है। केंद्र और विभिन्न राज्यों की विधायिकाएं संविधान में निर्दिष्ट अपने अपने क्षेत्रों के लिए विधान बनाती है। केंद्रीय विधायिका या संसद द्विसदनीय है, आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा। प्रचलित भाषा में इसके दो सदनों में से लोकसभा को निचला सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। हालांकि संविधान में इस शब्दावली का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। राज्यसभा का गठन कुछ हद तक अमेरिकी सीनेट की तरह ही राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए और कुछ हद तक ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह गणमान्य नागरिकों को विधायिका का हिस्सा बनाने के लिए किया गया है। राज्यों या प्रांतों की विधायिकाएं आमतौर पर एक सदनीय, जिसको कि यूनिकैमरल कहते हैं, वो है। इस सदन को विधानसभा कहते हैं। संविधान में व्यवस्था है कि यदि किसी राज्य विशेष में जरूरत महसूस की जाए तो दूसरे सदन के तौर पर विधान परिषद की भी स्थापना की जा सकती है। वो जो संघात्मक ढांचा के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें अब राज्य, केंद्रीय स्तर पर तो लोकसभा और राज्यसभा हो गई, लेकिन राज्य स्तर पर क्या, तो राज्य स्तर पर भी एक है विधानसभा, और अगर आवश्यकता महसूस हो तो विधान परिषद। ठीक है, इसकी स्थापना की जाती है।
विधायिका के एक अंग के रूप में भारतीय उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति प्रदान करता है और कोई भी कानून जो है वो पारित हो जाता है। ठीक है, आइए अब दूसरे अंग के बारे में बात करते हैं। जो दूसरा अंग है वो है हमारा कार्यपालिका, जिसको कि एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, आइए देखते हैं। शासन के दूसरे अंग को कार्यपालिका कहते हैं। इसका आशय उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाता है, अर्थात कानूनों को लागू करता है। ठीक है, प्राचीन व्यवस्थाओं में विधायिका और कार्यपालिका में कोई भेद नहीं था। उदाहरण के लिए अगर आप वही राजतंत्र मोनार्की में देखिएगा तो जो राजा होता था वो विधायिका का भी प्रमुख होता था और कार्यपालिका का भी वही प्रमुख होता था मोनार्की में। ठीक है, जो राजतंत्र जिसको कहते हैं उसमें कि राजा के पास ही शक्ति का जो केंद्र था वो राजा ही था। तो राजतंत्र में इसका भी प्रमुख कौन होता था, कार्यपालिका का भी। विधायिका का तो होता ही था, कार्यपालिका का भी प्रमुख राजा ही होता था। लेकिन है ना, एक और जो व्यवस्था मैंने आपको बताया था धर्मतंत्र, जिसको कि थियोक्रेसी भी कहते हैं। तो थियोक्रेसी में क्या था कि इसमें जो धर्मतंत्र में क्या था कि धर्म का प्रमुख ही दोनों अंगों को सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो धर्म का प्रमुख, जैसे मैंने आपको पादरी के बारे में, पोप के बारे में बताया, तो वो थे। ठीक है, जो मुख्य जो होंगे प्रमुख धर्मों के, उनको ही कार्यपालिका की भी शक्ति का केंद्र माना गया था। इसमें धर्मतंत्र में थियोक्रेसी जिसको कहते हैं हम लोग। इसके बाद अगर देखें आधुनिक काल में, अभी वर्तमान में जैसे जैसे लोकतंत्र और संविधानवाद का विकास होता है तो कार्यपालिका की संरचना में परिवर्तन आने लगते हैं। वर्तमान समय में कार्यपालिका के कई रूप दिखाई पड़ते हैं, जो नीचे अगर आपको मैं अभी बना करके दिखाता हूँ। जैसे कार्यपालिका को भी हम लोग दो भागों में विभाजित करेंगे। एक को कहेंगे हम लोग राजनीतिक कार्यपालिका, और एक को कहेंगे हम लोग स्थायी कार्यपालिका। और राजनीतिक कार्यपालिका को हम लोग अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं, और इसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और इसको परमानेंट, है ना, एग्जीक्यूटिव। राजनीतिक कार्यपालिका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हमने कई स्तरों पर विभाजित कर रखा है। सबसे पहला अध्यक्षीय कार्यपालिका, जिसको कि प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। जो दूसरा विभाजन है उसे हम संसदीय कार्यपालिका कहते हैं। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। जो तीसरा विभाजन है उसे हमने दोहरी कार्यपालिका, जिसको कि इंग्लिश में डुअल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जो चौथा विभाजन है उसको हमने बहुल कार्यपालिका यानी कि प्लूरल एग्जीक्यूटिव नाम दिया है। आइए अब हम राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में जानते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर पर होती है, जिसे जनता निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है। उदाहरण के लिए भारत में जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जिसको कि हम प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से चुनकर भेजते हैं। इसके बाद हमारा स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में कौन होते हैं, तो वे उच्च पदाधिकारी शामिल होते हैं जो अधिकारी तंत्र, जिसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, उसके अंग होते हैं, तथा जिनका कार्यकाल किसी तरह के निर्वाचन पर निर्भर नहीं होता है। उदाहरण के लिए भारत में प्रशासनिक सेवा IAS, IPS, ये सब जो पद हैं सिविल सेवा के, वो स्थायी कार्यपालिका के उदाहरण हैं। स्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होता है। इसमें शामिल लोगों को प्रशासन के क्षेत्र में विशेष दक्षता हासिल होती है। इसलिए जिन बिंदुओं पर राजनीतिक कार्यपालिका ऐसी दक्षता से वंचित होती है, वहाँ स्थायी कार्यपालिका के सदस्य उनकी सहायता करते हैं।
आइए अब हम अध्यक्षीय कार्यपालिका, जिसे कि प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, के बारे में जानते हैं। यह प्रणाली अमेरिका जैसे देशों में प्रचलित है, जहां जनता एक निर्वाचक गण के माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चयन करती है। आपको पता होगा अमेरिका में सीधे सीधे जनता जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, इसलिए इसको अध्यक्षीय कार्यपालिका कहते हैं, है ना। राष्ट्रपति को कार्यपालिका के क्षेत्र में सभी शक्तियाँ प्राप्त होती है। जो दूसरा है वो है हमारा संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका क्या होता है? तो यह प्रणाली भारत और इंग्लैंड जैसे देशों में प्रचलित है। इसके अंतर्गत विधायिका के सदस्यों में से ही राजनीतिक कार्यपालिका का चयन होता है। विधायिका में जिस दल के सदस्य बहुमत में होते हैं वही दल अपनी सरकार बनाता है, जैसे कि भारत में आप भली भांति परिचित है। सरकार चलाने वाले इसके सदस्यों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है, क्योंकि कैबिनेट भी कहते हैं हम लोग। जो तीसरा है हमारा वो है दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका किसको कहते हैं? तो यह एक विशेष प्रणाली है जो फ्रांस जैसे कुछ देशों में दिखाई पड़ती है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में विभाजित होती हैं। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के समान होता है, जबकि प्रधानमंत्री का चयन ब्रिटिश या भारतीय संसदीय प्रणाली के समान होता है। तो लेकिन इनका जो शक्ति का विभाजन है वो दोनों में बराबर है। जो चौथा और अंतिम कार्यपालिका का विभाजन है, जिसको कि बहुल कार्यपालिका प्लूरल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, यह एक विशिष्ट व्यवस्था है जिसका उदाहरण स्विट्जरलैंड जैसे कुछ ही देशों में देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य बराबर शक्तियाँ रखते हैं। उनमें सर्वोच्च अधिकारी का पद सिर्फ औपचारिक या नाम मात्र का होता है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड की राजनीतिक कार्यपालिका में एक प्रमुख सहित 7 और सदस्य होते हैं, किंतु इन 7 की शक्तियाँ बराबर होती है और प्रमुख के रूप में हर वर्ष इनकी नियुक्ति परिवर्तित होती रहती है। प्लूरल है मतलब एक से ज़्यादा लोगों के बीच शक्तियों का विभाजन। जैसे दोहरी कार्यपालिका में 2 लोगों के बीच विभाजन था, उस प्रकार बहुल कार्यपालिका में 7 लोगों में विभाजन, मतलब एक से अधिक लोगों में विभाजन। ठीक है। भारतीय कार्यपालिका के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत से जान लेते हैं। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका के स्तर पर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली जैसा ढांचा स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल मंत्रिमंडल का गठन करेगा और मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व, जिसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, उसके सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, फॉर्मल हेड है, किंतु सामान्य स्थितियों में उसे मंत्रिमंडल के निर्देशों के अनुसार ही काम करना होता है। अर्थात वास्तविक जो शक्ति का केंद्रीकरण हुआ है वो प्रधानमंत्री के अधीन हुआ है। आइए अब तीसरे अंग के बारे में बात करते हैं, जिसको कि न्यायपालिका कहते हैं, यानी जुडिशरी। शासन का तीसरा अंग। इसका प्रमुख कार्य है कि विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करे। किंतु आजकल न्यायपालिका की भूमिका काफ़ी हद तक विधायिका के समान भी होने लगी है। इसका कारण यह है कि कई कानून इतने जटिल और अस्पष्ट होते हैं कि न्यायपालिका को उनकी मौलिक व्याख्या भी करनी पड़ती है। ये व्याख्याएं स्वतः कानून का दर्जा प्राप्त कर लेती है, जिन्हें न्यायाधीश निर्मित कानून, जज मेड लॉज या निर्णय कानून, केस लॉज भी कहते हैं। वर्तमान समय में इन्हें कानूनों की एक पृथक शाखा के रूप में महत्व दिया जाता है। यहाँ उच्च स्तर के न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों के लिए पूर्व निर्णय होते हैं तथा उनके लिए बाद में किसी भी समान मामले में उन पूर्व निर्णयों को ही आधार बनाना जरूरी होता है। अर्थात अगर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी नियम की व्याख्या की है, किसी कानून से पृथक होकर उसकी बृहत व्याख्या की है और उसके आधार पर कभी जजमेंट दिया है, तो जो निचली अदालत है यानी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो फैसला जो सुनाएगा वह उसी नियम के आधार पे, वह जो मानक है वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही तय किया जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं न्यायपालिका की शक्तियों के बारे में, पावर्स ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका की शक्तियाँ, जिसको कि पावर्स ऑफ जुडिशरी कहते हैं।
न्यायपालिका की शक्तियाँ इस आधार पर तय होती है कि शासन का स्वरूप कैसा है। साधारणतः एकात्मक यूनिटरी शासन में क्या होता है कि न्यायपालिका कमज़ोर होती है तथा संसद की शक्ति बहुत अधिक होती है। जैसे ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। किंतु संघात्मक ढांचे पर आधारित जिस प्रकार का सरकार जो होता है, तो जिस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली जहाँ पे क्रियान्वित होती है, वहाँ न्यायपालिका की शक्ति हमेशा अधिक होती है। उन्हें केंद्र के समान या केंद्र से अधिक शक्ति प्राप्त होती है। उन्हें केंद्र और प्रांतों के बीच उत्पन्न होने वाले वैधानिक विवादों का समुचित समाधान करने के लिए भी शक्ति दी जाती है। वे केंद्रीय विधायिका द्वारा निर्मित कुछ कानूनों को भी इस आधार पर अवैध घोषित कर सकते हैं। संघात्मक प्रणाली या संविधान की मूल भावना के विरुद्ध अगर किसी प्रकार के कानून को अगर केंद्र सरकार बनाती है, तो न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि वह उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। अमेरिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त है, इसलिए वे अत्यंत ताकतवर हैं। जिन देशों में लिखित संविधान होता है, वहाँ संविधान का सटीक निर्वचन करने का दायित्व भी न्यायपालिका के पास ही होता है, जिसको एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन कहते हैं, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। पुनः जिन देशों के संविधान नागरिकों को मूल अधिकार की गारंटी देते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ, वहाँ न्यायपालिका मूल अधिकारों की संरक्षक भी होती है और न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू जो कहते हैं, इससे उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। इस संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तथा यथेचित विधि प्रक्रिया, जिसको कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं, इसका एक विवाद हुआ था जो कि बहुत रोचक है। इसके बारे में मैं आपको कभी विस्तार से अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा। इनमें से पहला सिद्धांत संसद को न्यायपालिका से ताकतवर बनाता है, जैसे इंग्लैंड में, और दूसरा जो है वो है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, जैसे कि भारत और अमेरिका में। भारतीय न्यायपालिका क्या है? यह अत्यंत शक्तिशाली है। भारतीय राज्य व्यवस्था का ढांचा विधायिका और कार्यपालिका के स्तर पर भले ही संघात्मक हो, किंतु न्यायपालिका के स्तर पर यह एकात्मक होने के नज़दीक है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के स्तर पर भिन्न भिन्न न्यायपालिकाएँ नहीं हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। इसके अलावा मूल अधिकारी के संरक्षक के तौर पर संविधान के निर्वचन की अंतिम शक्ति रखने के लिए भारतीय न्यायपालिका काफ़ी शक्तिशाली भी है। न्यायिक पुनरीक्षण जो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार इसको प्राप्त है, इसे तो पहले भी प्राप्त था, पर अब उसकी व्याख्या संविधान के आधारभूत लक्षणों के एक अंग के रूप में करके न्यायपालिका ने अपनी ओर शक्ति बढ़ा ली है। आपको पता होगा ये जो विवाद हुआ था, मैं लिख देता हूँ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये विवाद जो है, इसके बारे में मैं अलग से कभी वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद का जो वीडियो है उसमें हम कानूनों के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सकारात्मक विधि, प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि, लोक विधि या ईश्वरीय विधि, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।